हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मज़े में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चले। चलिए, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन की और इसी क्रम में, इसी कड़ी में हमने पिछली जो हमारी कक्षा थी उसमें असहयोग आंदोलन की बात की। किस प्रकार से गांधी जी ने अचानक इस असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया और ये असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय देश भर के ऊपर जो है बहुत बड़ा आघात था एक तरीके से। और इसलिए सुभाष बाबू ने कहा भी था कि जिस समय जनता का उत्साह अपने चरम के ऊपर था, उस समय इस प्रकार से असहयोग आंदोलन को स्थगित करना ये एक महान भूल थी, ये राष्ट्रीय आघात था, ये राष्ट्रीय अन्याय था, कहीं ना कहीं ठीक भी था। तो इस असहयोग आंदोलन को अचानक से स्थगित किए जाने के बाद में कांग्रेस पार्टी में कुछ अमूलचूल परिवर्तन हुए। कई बड़े जो दिग्गज जो नेता थे, उन बड़े दिग्गज नेताओं में भी गांधी जी के प्रति थोड़ा सा अविश्वास वाली चीजें आई और इसी के फलस्वरूप एक नई पार्टी का गठन हुआ जिसे हम बोलते हैं स्वराज्य पार्टी। चलिए उसी की बात करते हैं हम लोग। देखिएगा, सीधा सीधा प्रश्न आता है आपका कि स्वराज्य पार्टी का गठन कब किया गया? तो 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी की घोषणा की गई थी 31/12/1922 को। 31/12/1922 को, जबकि मार्च 1923 में ये अपने अस्तित्व में आ जाती है। एक तो कुछ थोड़ी सी पीछे की कहानी को सुनो। देखो, कांग्रेस ने 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित 1919 के अधिनियम में विशेष रूप से प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी और यहीं से केंद्रीय और विधानमंडल, केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल जो थे, इनके 1920 ईस्वी में चुनाव कराए गए और इन चुनावों का बहिष्कार किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा। वहीं पर कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में शामिल प्रथम अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में एक अलग पार्टी बनी थी, नेशनल लिबरल फेडरेशन। इस नेशनल लिबरल फेडरेशन ने 1920 के चुनाव में भाग लिया था। वहीं देखिएगा, जून 1922 ईस्वी में कांग्रेस ने अपनी सारी आगे की जो भावी रणनीतियां थी, क्योंकि असहयोग आंदोलन तो स्थगित हो चुका था, असहयोग आंदोलन स्थगित हो चुका था और असहयोग आंदोलन के स्थगन से कांग्रेस पार्टी में एक भारी निराशा भी हुई। लेकिन इस निराशा के साथ साथ एक नई विचारधारा का जन्म भी हुआ और इस नई विचारधारा के जो सूत्रधार थे वो थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अब इन दोनों ने एक लक्ष्य बनाया। क्या लक्ष्य बनाया? इन दोनों ने ये लक्ष्य बनाया कि विधानमंडलों में प्रवेश करेंगे और विधानमंडलों में प्रवेश करके उसके भीतर जो है ब्रिटिश सरकार की कार्यवाही को ठप करेंगे। और इसी प्रकार से हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन जो है, ये राष्ट्रीय आंदोलन हमारा जारी रहेगा। और इसी क्रम में जून 1922 ईस्वी में कांग्रेस ने आगे की अपनी रणनीतियों को तैयार करने के लिए सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की। देखिएगा कि जून 1922 में, जून 1922 ईस्वी में कांग्रेस ने अपनी भावी रणनीति
के लिए सविनय अवज्ञा जांच समिति, अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की। अवज्ञा जांच समिति की उन्होंने क्या की? स्थापना की। अब इस अवज्ञा जांच समिति की यदि हम बात करें तो ध्यान रखना कि सविनय अवज्ञा जांच समिति के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे हकीम अजमल खां, जबकि इसका जो प्रतिवेदन तैयार किया गया था वो प्रतिवेदन तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। देखिएगा, सविनय अवज्ञा जांच समिति, अवज्ञा जांच समिति। बात करें इसके अध्यक्ष की तो अध्यक्ष ध्यान रखना हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां। यदि बात करें इसके प्रतिवेदक की तो प्रतिवेदक कौन थे इसके? मोतीलाल नेहरू। बात करें इसके अन्य अध्यक्ष अन्य सदस्यों की तो अन्य सदस्यों में ध्यान रखिएगा डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर अंसारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, इसके अलावा हम बात करें तो विठल भाई पटेल, विठल भाई पटेल और एक और सदस्य थे इसके कस्तूरी रंगा। कस्तूरी रंगा। आ गई बात समझ में? अब सुनिएगा, चूंकि कांग्रेस ने 1920 के इन चुनाव में भाग नहीं लिया था, अब भाग नहीं लिया उसके पीछे कारण यह था कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लगता था कि हम हमारे जो तौर तरीके चल रहे हैं गांधी जी के नेतृत्व में, उन्हीं तौर तरीकों के माध्यम से हम हमारा स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे, हम हमारा स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अब उसी के तहत जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया, मैंने आपको बताया कि असहयोग आंदोलन का प्रमुख जो मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया कि ब्रिटिश सरकार के बाहर या भीतर, ब्रिटिश सरकार के बाहर या भीतर उन्हें हमारा जो है अपना स्वराज्य प्राप्त करना था। लेकिन असहयोग आंदोलन क्या हुआ? स्थगित हुआ, और स्थगित होने के कारण कांग्रेस में एक तरीके से निराशा हुई, और इसी निराशा के बीच में एक नई विचारधारा का जन्म भी हुआ। और इस विचारधारा के जो सूत्रधार थे वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू और CR दास। दोनों ने एक लक्ष्य बनाया, दोनों ने एक टारगेट फिक्स किया। क्या टारगेट फिक्स किया? कि हम अब जो है क्या करेंगे, विधानमंडलों में प्रवेश करेंगे और उसके भीतर जो है क्या करेंगे, कार्यवाही ठप करेंगे, और इसी के द्वारा हम हमारा राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था, इस राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग क्या रखेंगे, जारी रखेंगे। तो देखिएगा,
कि असहयोग आंदोलन के स्थगित होने से निराश कांग्रेस में निराश कांग्रेस में एक नई विचारधारा, एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। जिसके सूत्रधार मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू वे सीआर दास थे। अब इन दोनों लोगों का उद्देश्य क्या है वो भी सुन लीजिए। इनका उद्देश्य क्या है? कि विधान मंडलों में प्रवेश करके, विधान मंडलों में प्रवेश करके उसके भीतर कार्यवाही को ठप करना। ठप करके राष्ट्रीय आंदोलन को जारी रखना। राष्ट्रीय आंदोलन को जारी रखना। बात समझे क्या भाई? असहयोग आंदोलन जब समाप्त हो चुका था तो कांग्रेस में निराशा हुई, लेकिन यहीं पर एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, क्योंकि 1920 के प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद विधानमंडलों के चुनाव में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, उन्होंने इस चुनावों का बहिष्कार किया था। वहीं फेडरेशन लिबरल ने इन चुनावों में भाग लिया, जिसके प्रेरणता कौन थे, कर्ता धर्ता कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, तो अब क्योंकि गांधी और गांधी के प्रभाव में कांग्रेस जो थे वो राष्ट्रीय आंदोलन चलाने के माध्यम से ही जो है, ठीक है ना, इन माध्यम से ही क्या करना चाह रहे थे, वो अपने जो है स्वराज्य प्राप्ति को प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन असहयोग आंदोलन क्या हुआ? समाप्त हुआ। असहयोग आंदोलन क्या हुआ? समाप्त हुआ। तो इस स्थिति में क्या किया मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने? एक रणनीति बनाई। क्या रणनीति बनाई? कि अब हम विधान मंडलों में प्रवेश करेंगे और उसके भीतर जो ब्रिटिश सरकार की जो कार्यवाही है, ब्रिटिश सरकार की जो कार्यवाही है वो इस कार्यवाही को हम क्या करेंगे? ठप करेंगे। अगली बात समझ में क्लियर है? तो इस प्रकार से यदि हम बात करें कि स्वराज्य पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था, वो मुख्य उद्देश्य क्या था कि विधान मंडलों तक पहुंच करके 1919 के जो सुधार, नाम मात्र के सुधार किए थे, केवल दिखावटी जो सुधार थे, उन सुधारों का मूल जो था, उसका जो खोखलापन था, उस खोखलापन को वो उद्घाटित करना चाह रहे थे।
ठीक है। अब उद्घाटित करने के लिए काम क्या करेंगे कि परिषद के सभी कामों में वो क्या डालेंगे, रुकावट डालेंगे, और रुकावट डालने के बाद में नौकरशाही को बेनकाब करेंगे और असहयोग को विधानमंडल तक पहुंचाना था। असहयोग को क्या करना चाह रहे थे, विधानमंडल को पहुंचाना चाह रहे थे। आगे बात समझ में क्लियर है। देखिएगा, यहीं पर हम बात करें तो 1922 के कांग्रेस का एक गया अधिवेशन हुआ। इस गया अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने चुनावों के माध्यम से विधानमंडलों में प्रवेश करने का प्रस्ताव रखा और जिसे कांग्रेस ने बहुमत से अस्वीकार कर दिया। समझे बात? देखो, इसी के फलस्वरूप हुआ क्या, क्योंकि इनका तो उद्देश्य यही है, नेहरू जी का, CR दास का, कि विधानमंडल में जैसे कैसे प्रवेश करना है, क्या करना है, विधानमंडलों में कैसे ना कैसे हमें क्या करना है, प्रवेश करना है। इसीलिए उन्होंने 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में, ठीक है ना, देखिएगा कि 1922 ईस्वी के कांग्रेस के गया अधिवेशन में, कांग्रेस के गया, ठीक है, अधिवेशन में नेपाल का तराई क्षेत्र लुम्बिनी वन, ठीक है, बोध गया जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोध गया, ठीक है ना। तो यही गया का जो अधिवेशन हुआ, इस गया वाले अधिवेशन में दोनों ने किसने, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया कि चुनाव के माध्यम से विधानमंडलों में प्रवेश करने का प्रस्ताव रखा। गया अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू, मैं M नेहरू लिख दूं सीधे सीधे, M नेहरू व CR दास ने, चित्तरंजन दास ने चुनावों के माध्यम से विधानमंडलों में प्रवेश का प्रस्ताव रखा। विधानमंडलों में प्रवेश का प्रस्ताव रखा। अब जी जब ये प्रवेश का प्रस्ताव रखा तो इसका रिजल्ट क्या रहा, इसका रिजल्ट ये रहा साहब कि कांग्रेस ने बहुमत के साथ इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो कांग्रेस ने एक तरीके से ये जो योजना बनाई गई थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, इस योजना को अमली जामा पहनाने से पूर्व ही एक तरीके से क्या कर दिया, नकार दिया। आगे बात समझ में क्लियर है। अब यहीं पर दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। देखो, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर अंसारी, ये अपरिवर्तनवादी थे और कट्टर गांधी के समर्थक थे, ठीक है ना, कट्टर गांधी के समर्थक थे। क्योंकि गांधी ने जिस तरीके से जो चीजें अब तक करी थी वो उसी का क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। कौन कौन कर रहे थे? देखो, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल,
ठीक है। और डॉक्टर अंसारी, ये अपरिवर्तनवादी थे और गांधी के कट्टर समर्थक थे। इन लोगों ने मोतीलाल नेहरू, CR दास और इनके समर्थक कौन, अजमल खां, कौन थे, अजमल खां के इन विचारों को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, ठीक है ना। जबकि गांधी के जो कार्यक्रम थे, जिसे अहिंसा, चरखा काटना, शराब का बहिष्कार, हरिजनों का उद्धार, इन कार्यक्रमों का समर्थन किया कि साहब हम लोग जो है आपके इन चीजों का समर्थन नहीं करते, इन चीजों का समर्थन नहीं करते, हम तो गांधी के जो विचार हैं उन्हीं विचारों को आगे लेकर के जाएंगे। और इसीलिए ये जो अपरिवर्तनवादी थे, जो कि गांधी के कट्टर समर्थक थे, है ना, इन गांधी के कट्टर समर्थकों ने गांधी सेवा संघ की स्थापना की। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसकी स्थापना की, गांधी सेवा संघ की स्थापना की। और इसके सदस्यों में देखो, राजेंद्र प्रसाद हो गए, राजगोपालाचारी हो गए, सरदार पटेल हो गए और गंगाधर राव जमनालाल बजाज, जो कि गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते थे, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, गांधी सेवा संघ की स्थापना की। तो देखिएगा, कि गांधी के कट्टर समर्थक, जिन्हें क्या कहा गया, अपरिवर्तनवादी, ठीक है ना। गांधी के कट्टर समर्थकों, जिसने क्या कहा गया, अपरिवर्तनवादियों ने एम नेहरू वे दास के विचारों से सहमत नहीं थे, तथा ये लोग गांधी की रणनीति के तहत ही कार्य करना चाहते थे। अतः इन्होंने गांधी सेवा संघ की स्थापना की। गांधी सेवा संघ की स्थापना की। क्या बनाया इन्होंने, गांधी सेवा संघ की स्थापना की। पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, कि गांधी सेवा संघ के सदस्य कौन कौन थे। तो ध्यान रखना, राजेंद्र प्रसाद। इसका बड़ा नतीजा था कि स्वतंत्र भारत में ये जाकर के राष्ट्रपति पद पर पहुंचे। राजगोपालाचारी, इसका बड़ा नतीजा ये था कि स्वतंत्र भारत के, ध्यान देना, ये गांधी के समर्थन का ही कारण है, ठीक है, कि जो अभी गांधी के फेवरेट है, जो गांधीज्म की समर्थन करते हैं,
गांधी जी के जो जो कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों के माध्यम से ही स्वतंत्रता प्राप्त करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये राजनीति है, ये समझना इस चीज को। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको पता है, ठीक है ना, एकीकरण का कार्य सौंपा गया, गृह मंत्री के पद पर पहुंचे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बड़ा इनको बड़ा फल मिला इनका आगे चल करके, समझ रहे हो। इसलिए तो गांधी ने कहा कि गांधी मर जाएगा परंतु गांधीवाद जिंदा रहेगा। गांधी ने क्या कहा था कि गांधी मर जाएगा लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो ये यहीं से नींव पड़ गई थी एक तरीके से, समझ रहे हो। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल बात कर रहा हूं, समझ गए आप। सरदार पटेल, सरदार पटेल, जमनालाल बजाज, और गंगाधर राव, गंगाधर राव। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हो गई। अब इन्हीं अपरिवर्तनवादी लोगों ने क्या किया कि गांधी की विचारधारा को और ज्यादा फेमस बनाने के लिए संपूर्ण देश का दौरा किया, संपूर्ण देश का दौरा किया। और इन समस्त लोगों ने, अपरिवर्तनवादी लोगों ने, अब देखो अपरिवर्तनवादी जब जब शब्द बोलूं तो ध्यान रखना कि अपरिवर्तनवादी वही लोग थे जो गांधी के कट्टर समर्थक थे। जिनमें कौन कौन लोग शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, जमनालाल बजाज और गंगाधर राव, समझ गए। इन्हीं अपरिवर्तनवादियों ने संपूर्ण देश का दौरा किया और अप्रैल 1923 में सरदार पटेल और विठल भाई पटेल, सरदार पटेल और विठल भाई पटेल के नेतृत्व में अप्रैल 1923 में नागपुर में सत्याग्रह चलाया, जिसे झंडा सत्याग्रह कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि झंडा सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो अपरिवर्तनवादियों से संबंधित था। अपरिवर्तनवादी बोले तो कौन? अपरिवर्तनवादी बोले तो कौन? जो गांधी के कट्टर समर्थक थे। तो ध्यान देना, इन सदस्यों ने मिलकर के क्या किया? इन सदस्यों ने मिलकर के क्या किया? ध्यान देना कि इन्होंने सरदार पटेल और विठल भाई पटेल के नेतृत्व में अपरिवर्तनवादियों ने गांधीवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने हेतु संपूर्ण देश का दौरा किया, संपूर्ण देश का दौरा किया। और इन्होंने मिलकर के मिलकर के क्या किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट करना इसको कि सरदार पटेल वे विठल भाई
पटेल के नेतृत्व में अप्रैल 1923 में नागपुर में सत्याग्रह चलाया। नागपुर में सत्याग्रह चलाया। जिसे क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, झंडा सत्याग्रह भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? झंडा सत्याग्रह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। और इसी दौरान इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था, वो कारण क्या था कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जो थे वो स्वराज्य पार्टी की क्या कर चुके थे? स्थापना कर चुके थे, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें ध्यान देना। और इसी पर जो है गया कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष थे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था। क्या दे दिया था? कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था, ध्यान रखना। और 31 दिसंबर 1922 ईस्वी को स्वराज्य पार्टी के गठन की घोषणा की थी। नोट लगा के लिख रहा हूं। कि कांग्रेस स्वराज्य पार्टी कैसे आई, है ना। नोट कि कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस, कौन सा? गया अधिवेशन। गया अधिवेशन और इस गया अधिवेशन की वस्तुतः अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? दो लोग, ध्यान रखना, मोतीलाल नेहरू, एम नेहरू वे दास ने। कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस से त्याग पत्र दिया, ठीक है। और स्वराज्य पार्टी की घोषणा कब की गई? तो ध्यान देना, 31 दिसंबर 31/12/1922 ईस्वी को। बात करें स्थापना की, तो स्थापना कब हुई? ध्यान देना, 31 दिसंबर 1922 को स्वराज्य पार्टी के गठन की घोषणा की गई और मार्च 1923 में इलाहाबाद में, कहां पर? इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, या जिसे क्या कहा जाता है, स्वराज्य पार्टी की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। तो मार्च 1923 में, मार्च 1923 ईस्वी में
इलाहाबाद में स्थापना कहां पर की गई है? इलाहाबाद में। और इसे क्या कह दिया जाता था? ध्यान देना, कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, या जिसे हम क्या बोलते हैं? स्वराज्य पार्टी। तो यहीं पर लिख रहा हूं, कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। आगे बात समझ क्लियर हो गई ना बात? देखो वापस सुन लेना, 2 मिनट वापस समझा रहा हूं। मैं पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूं कि किस प्रकार से स्वराज्य पार्टी अपने अस्तित्व में आई। तो जून 1922 में कांग्रेस ने अपनी भावी रणनीति तैयार करने के लिए एक तो सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की। सविनय अवज्ञा जांच समिति में के अध्यक्ष थे हकीम अजमल सूरी, प्रतिवेदक थे मोतीलाल नेहरू, और अन्य सदस्यों में थे डॉक्टर अंसारी, सी राजगोपालाचारी, विठल भाई पटेल और कस्तूरी रंगा, जो कि प्रमुख गांधीवादी लोग थे। ठीक है, आगे बात समझ में। क्योंकि यहाँ पर असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था और इससे कांग्रेस में बहुत भयानक जो है स्थितियां हो गई थी। ठीक है, और इन्हीं स्थितियों को संभालने के लिए एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। किसने दी नई विचारधारा? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने। इन्होंने कहा कि हमने 1919 का जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया, जिसमें केंद्र और प्रांतीय विधानमंडल चुनाव का जो है प्रावधान था, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, उस समय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। तो अब इन्होंने कहा कि हम जो है विधानमंडलों में प्रवेश करेंगे और प्रवास करने के बाद ही ब्रिटिश सरकार की कार्यवाही को हम वहां जाकर के क्या कर सकते हैं? ठप करेंगे। हम उसकी कार्यवाही को चलने ही नहीं देंगे। हम इसको कांग्रेस जो है कार्यवाही को चलने ही नहीं देंगे। तो चलेगा कैसे? उसका जो अंदर का खोखलापन है, जो बाहर यथार्थ में क्या बातें कही और अंदर क्या बातें हैं, उन समस्त चीजों को हम लोग क्या करेंगे? उजागर करेंगे। ये बात रखी थी। अब इस चीज का देखो विरोध किया किसने किया? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने चुनाव के माध्यम से विधानमंडलों में प्रवेश करने का प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस ने बहुमत के साथ इस प्रस्ताव को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। बात समझ में आ गई? उसके बाद में क्या हुआ? गांधी जी के कुछ पर जो है कट्टर प्रमुख समर्थक थे, वो चाहते थे कि गांधीवादी विचारधारा के माध्यम से ही राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जाना चाहिए। आप जो विधानमंडलों में चुनाव के माध्यम से प्रवेश करके राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने की बात कर रहे हो, ये सही नहीं है। गांधी जी का जो तरीका था, अहिंसा की नीति, हड़ताल करेंगे, उपवास करेंगे, चरखे के प्रयोग पर बल देंगे, मद्य निषेध करेंगे। ठीक है, तो इन चीजों के माध्यम से हम क्या करेंगे? आंदोलन को आगे चलाएंगे। ये बात चाहते थे कौन? गांधी के जो कट्टर समर्थक थे। कट्टर समर्थकों में कौन कौन है बेटा? देखो ध्यान देना, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, जमनालाल बजाज और गंगाधर राव। ठीक है ना? आगे बात समझ में क्लियर है? और इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया? इन लोगों को हमने नाम दिया अपरिवर्तनवादी। क्या नाम दिया? अपरिवर्तनवादी। इन्होंने मिलकर के गांधी सेवा संघ की क्या की थी? स्थापना की थी। क्या की थी? गांधी सेवा संघ की स्थापना की। और इन्हीं लोगों ने सरदार पटेल और विठल भाई पटेल के नेतृत्व में अप्रैल 1923 में क्या चलाया? नागपुर में एक सत्याग्रह चलाया, जिसे झंडा सत्याग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झंडा सत्याग्रह कहा जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? अब बात करें स्वराज्य पार्टी की। किसकी बात करें? स्वराज्य पार्टी की। क्योंकि गया अधिवेशन में ये सारी चीजें हो चुकी थी, और गया अधिवेशन में जब इनकी बातों को टाला गया, तो इसी समय गया अधिवेशन की वस्तुतः अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। इन दास दोनों ने कांग्रेस से क्या कर दिया? त्याग पत्र दिया और स्वराज्य पार्टी बनाने की घोषणा की। कब? 31/12/1922 ईस्वी को। 31/12/1922 ईस्वी को। और इसकी स्थापना कर दी गई कब? मार्च 1923 में इलाहाबाद में इसकी क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई, जिसे क्या कहा गया? कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। क्या कह दिया गया इसको? कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वराज्य पार्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वराज्य पार्टी बोलते हैं। आगे बात समझिए। अब देखो मेरी बात सुनो। स्वराज्य पार्टी ने वस्तुतः अपने आप को कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में प्रचारित किया था। ठीक है,
अब उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि अपरिवर्तनवादी जो लोग, अब केवल समझना है, ठीक है ना, अब केवल और केवल समझना है, ध्यान देना। अपरिवर्तनवादी लोग गांधी जी की प्रमुख विचारधाराओं में क्या रखते थे? विश्वास रखते थे, अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखते थे। लेकिन अब यहां पर इसका मतलब ये नहीं है, अब ये भी जो लोग हैं जिन्होंने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आपका, ध्यान देना। एक तो झंडा वाला ध्यान रखना, एक स्वराज्य पार्टी वाला ध्यान रखना बेटा। एक अपरिवर्तनवादी में कौन कौन लोग शामिल थे तो उसका भी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इन लोगों ने वस्तुतः उन्होंने कहा कि हम करेंगे तो असहयोग, हम अहिंसा का भी जो है रुख नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो एक तरीके से हम है तो भाई कांग्रेस का है, तो हम जो है भागी है, ठीक है ना, लेकिन हम अलग हैं। हम क्या है? अलग है। हमारी पार्टी कौन सी है? स्वराज्य पार्टी। क्योंकि विधान मंडलों में हम लोग क्या लेंगे? भाग लेंगे, चुनाव में भाग लेंगे। ध्यान देना कि सीआर दास तो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, जबकि मोतीलाल नेहरू इसके क्या बने? सचिव बने। अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना, सीआर दास, सीआर दास। जबकि ध्यान रखना सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। आ गई बात समझ में? तो एक तरीके से कांग्रेस में एक नई कांग्रेस खड़ी हो गई है। कांग्रेस में क्या हो गई है कि नई कांग्रेस खड़ी हो गई है। अब इस नई कांग्रेस को खड़ी होने का मतलब यह था कि यह एक तरीके से कांग्रेस का विभाजन था। यह एक तरीके से क्या था? कांग्रेस का विभाजन था। और इसी विभाजन को टालने के लिए सितंबर 1923 में, देखो बहुत खतरनाक वाली बात, सितंबर 1923 में दिल्ली में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। विशेष अधिवेशन बुलाया गया और विशेष इस अधिवेशन में स्वराज्य पार्टी और उनके जो कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रम को कांग्रेस के अंतर्गत क्या दे दी गई? मान्यता दे दी गई। और ये मौलाना आजाद की बौद्धिक चातुर्यता थी कि इससे कांग्रेस का क्या हुआ? विभाजन होने से बच गया। क्योंकि इससे पूर्व कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 सूरत में, लखनऊ में वापस लिया गया, गरम दल नरम दल हुए, बीच में कई स्थितियां खराब हुई। आगे बात समझे? 1905 बंगाल विभाजन, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना कि इस तरीके से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने अपनी बौद्धिक चातुर्यता से यह चीज करी कि स्वराज्य पार्टी के जो जो उद्देश्य हैं, उनके जो जो कार्यक्रम है, उन समस्त कार्यक्रमों को कांग्रेस के अंतर्गत क्या दे दी गई? मान्यता दे दी गई। और इस प्रकार से कांग्रेस का एक और नया विभाजन होने वाला था। कौन सा? कांग्रेस खिलाफत। स्वराज्य पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इस विभाजन को क्या कर दिया गया? टाल दिया गया, ठीक है। और दिसंबर 1923 में काकीनाडा में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने और मतदान करने की अनुमति दे दी गई। और इसलिए 1923-24 में जो है उन्होंने क्या लड़ा? यहां पर चुनाव लड़ा था। अब देखिएगा, विशेष नोट लगा रहा हूं, इंपॉर्टेंट नोट है ये। कि सितंबर 1923 में सितंबर 1923 ईस्वी में कांग्रेस का दिल्ली विशेष अधिवेशन, कांग्रेस का दिल्ली में विशेष अधिवेशन का आयोजन, विशेष अधिवेशन आयोजन। इस विशेष अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई
अध्यक्ष कौन बने इसके? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना कलाम आजाद, या मैं सीधे सीधे लिख दूं मौलाना आजाद, समझ जाओगे अब तो। इस मौलाना आजाद साहब ने क्या किया कि स्वराज्य पार्टी वे उनके कार्यक्रम, उनके कार्यक्रमों को कांग्रेस के अंतर्गत ही मान्यता प्रदान की। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई? ये क्या कर देते हैं यहां पर, इसको मान्यता प्रदान कर दी इन्होंने। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इस तरीके से एक तरीके से विधानमंडल में जो स्वराज्य पार्टी चाहती थी वो सारी की सारी चीजें हो गई, तो कांग्रेस को विभाजन से बचा लिया गया। ठीक है, 6 नवंबर 1924 को, कब? 6 नवंबर 1924 को गांधी जी, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के मध्य एक समझौता हुआ, और इस समझौते के अंतर्गत ये तय किया गया, क्या तय किया गया कि स्वराज्य पार्टी अपना काम कांग्रेस से स्वतंत्र होकर के एक स्वायत्त निकाय के रूप में करेगी। ठीक है, और स्वराज्य पार्टी का अलग सचिवालय होगा, और यही जो समझौता है, इस समझौते को गांधी दास समझौते के नाम से जाना जाता है। इसी समय आपको पता होना चाहिए कि 1924 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ बेलगांव कर्नाटक में, और इस वार्षिक बेलगांव कर्नाटक वाले अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी किसने? गांधी ने। और गांधी ने इस गांधी दास समझौते की जो है क्या कर दी, उन्होंने पुष्टि कर दी कि ये हमारे बीच में क्या हुआ है, समझौता हुआ है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो देखिएगा, गांधी दास समझौता, गांधी दास समझौता। ध्यान दीजिएगा कि 6 नवंबर कब हुआ? 6 नवंबर 1924। क्या था कि सीआर दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एम नेहरू, वे गांधी के मध्य यह तय हुआ कि
स्वराज्य पार्टी, स्वराज्य पार्टी अपना काम कांग्रेस से स्वतंत्र होकर एक स्वायत्त निकाय के रूप में, एक स्वायत्त निकाय के रूप में करेगी। और साथ ही साथ पार्टी का अलग से सचिवालय होगा, पार्टी का अलग सचिवालय होगा। ठीक है, तो गांधी ने कहा मंजूर, नेहरू ने कहा मंजूर, CR दास ने कहा मंजूर कि हम तुम्हारे भिखमंगों के साथ में रहना भी नहीं चाहते। आगे बात समझ में क्लियर हो गई बात। अब इसी दौरान ये बीच का भीतर का समझौता है, और इसी समझौते को क्या कहा जाता है? गांधीदास समझौता। देखो पूछा जा सकता है कि गांधीदास समझौते में उद्देश्य क्या था कि स्वराज्य पार्टी अपना काम कांग्रेस से स्वतंत्र होकर के करेगी, स्वायत्त निकाय के रूप में। किसके रूप में? स्वायत्त निकाय के रूप में, स्वयं के द्वारा संचालित निकाय के रूप में कार्य करेगी। यही चीज गांधीदास समझौता के नाम से जाना जाता है। 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ दिसंबर में, ठीक है, और यहीं पर वार्षिक अधिवेशन में गांधी ने, क्योंकि गांधी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो गांधी ने इस गांधीदास समझौते की क्या कर दी? पुष्टि कर दी। ध्यान रखना कि एकमात्र अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन 1924 का, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने स्वयं की थी। ठीक है, तो कांग्रेस का बेलगांव बोले तो कहां बेटा? कर्नाटक। ध्यान रखना, वार्षिक अधिवेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। ध्यान देना गांधी से कि गांधी जी ने कौन से एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। ध्यान देना, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी के द्वारा की गई। गांधी ने इसमें गांधीदास समझौते की पुष्टि की। क्लियर हो गई बात। तो यहां से अब क्या, क्योंकि अब स्वायत्त निकाय के रूप में आ गया है, ठीक है, आगे बात समझ। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये बात कब की है? 1924 की है।
दिसंबर वाले बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? गांधी के द्वारा एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें उनके द्वारा क्या की गई थी? अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है। 1923 के जो वस्तुतः चुनाव हुए थे, इनमें स्वराज्यों ने केंद्रीय विधानमंडल की 101 सीटों में से 42 सीटों में क्या की थी? जीत हासिल की थी। ये बात आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 1923 के चुनाव में स्वराज्य पार्टी ने केंद्रीय विधानमंडल की 101 में से 42 सीटों के ऊपर क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। प्रांतीय विधानमंडल और मध्य प्रांत में स्वराज्य पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे और बंबई और उत्तर प्रदेश में संतोषजनक सफलता मिली थी। स्वराज्य पार्टी को मद्रास और पंजाब में जो है आशानुरूप सफलता प्राप्त नहीं हो पाई थी। चलिए कुछ बातें मैं कर लेता हूं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, एक तो 1923 ईस्वी के विधानमंडल चुनाव में स्वराज्य पार्टी को कुल 101 सीटों में से कुल 101 सीटों में से 42 सीटों पर जीत मिली। 42 सीटों पर जीत मिली। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना ये केंद्रीय विधानमंडल की बात है बेटा ना, केंद्रीय विधानमंडल। प्रांतीय विधानमंडलों में मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला। स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में भी सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। ध्यान देना कि मद्रास और पंजाब में सफलता नहीं मिली। मद्रास में ठीक है। आगे बात समझिए। ये आपकी हो गई विशेष बातें। लास्ट विशेष बात ध्यान रखना कि मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज्य जितने भी थे, इन स्वराज्यों ने 1924 में एक संशोधन प्रस्तुत किया और मांग की कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा के द्वारा ही होना चाहिए।
भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा के द्वारा ही क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए, ये बात की थी 1924 में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट बनता ही है आपका कि मोतीलाल एम नेहरू की अध्यक्षता में, एम नेहरू की अध्यक्षता में स्वराज्यों ने 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में संशोधन प्रस्तुत किया। क्या था इसमें कि भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा के द्वारा ही होना चाहिए, भारतीय संविधान सभा द्वारा ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली किसकी, स्वराज्य पार्टी की। अंतिम बात याद रखना कि जून 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई और मृत्यु के साथ ही स्वराज्य पार्टी एक तरीके से क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। वस्तुतः स्वराज्य पार्टी भी जो है दो गुटों में यहाँ पर क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। एक तो सरकार के सहयोग करने वाले स्वराज्य पार्टी का गुट कहलाया, और दूसरा हिंदू रक्षाओं के लिए सरकार के सहयोग करने का इच्छुक था, है ना। MC केलकर, जयकर, मदन मोहन मालवीय, इस प्रकार के लोग शामिल थे। तो लास्ट बात मैं लिख रहा हूं कि जून 1925 ईस्वी में, जून 1925 ईस्वी में CR दास की मृत्यु के साथ ही कि क्या होगी, मृत्यु हो गई और स्वराज्य पार्टी का अंत हो गया, स्वराज्य पार्टी का क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली स्वराज्य पार्टी की, बहुत डिटेल के साथ में आप लोगों को पढ़ाया। इससे बाहर आपका कोई प्रश्न जाएगा नहीं, उम्मीद करता हूँ। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे साइमन कमीशन की, साथ ही साथ नेहरू रिपोर्ट की बात करेंगे, जिन्ना का जिन भी फैलाएंगे, फिर हम गोलमेज सम्मेलनों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे 4 से 5 क्लास आपकी और, ठीक है ना। और उसी के साथ ये राष्ट्रीय आंदोलन वाला ये जो पार्ट है ये आपका हो जाएगा समाप्त। चलिए, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।